चलिए, आप सब लोग कहते हैं कि भाई आर्ट एंड कल्चर के बड़े गहराई से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और आर्ट एंड कल्चर का आप लोगों को बड़े गहराई से बताएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। अभी बीते हफ्ते में हम लोगों ने पढ़ा है किसके बारे में, अजंता और एलोरा की गुफाएं। तो हमारे भारत में जितनी भी छोटी बड़ी गुफाएं हैं, ध्यान दीजिएगा, हमारे भारत में जितनी भी छोटी बड़ी गुफाएं हैं, हाथी गुफा की गुफाएं, कर्नाटका की गुफाएं, A to Z हर एक चीज का हम अध्ययन करेंगे और बढ़िया चित्रात्मक अध्ययन करेंगे। ये आप जो देख रहे हैं ना, ये देखिए, ये आपको बड़ा मंदिर लग रहा है ना, मंदिर जैसा दिख रहा होगा। यहाँ पे लोग घूम रहे थे, वो कितना मंजिला मंदिर बना हुआ है ना। और देखो ऊपर से पहाड़ है, ऊपर जो है क्या बोलते हैं, हरियाली, पेड़ पौधे भी हैं, ठीक है। अब आप देख रहे हैं इधर चट्टाने, क्या आपको पता है यही है अजंता एलोरा की गुफाएं। और इन्हीं गुफाओं को आपको बता दे, एक एक काट के तराश के बनाया गया है। ये कोई भी आपको बता दे पिलर कहीं से लाके जोड़ा नहीं गया है, जोड़ाई कहीं भी नहीं हुई है, ठीक है। ये अजंता एलोरा की गुफाएं जो है आपको बता दें, बड़ी सी चट्टान थी। और ये जो चट्टान है ना, यह सह्याद्री पर्वत भैया, सह्याद्री पर्वतमाला, पश्चिमी घाट के पर्वतों को क्या बोलते हैं, सह्याद्री बोलते हैं ना। तो उन्हीं को, ये क्या है, बेसाल्टिक लावा, इतनी बड़ी चट्टान को काट के ये आकृति दे दी। अब जरा आप ही सोचिए, जिसने भी ये बनाया होगा, जिसने भी इसका काम शुरू करवाया होगा, वो शिल्पकार कितना दिमागदार रहा होगा भाई साहब, कि ये पूरी चट्टान थी, इसको धीरे धीरे तराश के मंजिल बाय मंजिल इसको बना के दे। और जरा देखो, इसके अंदर भवन भी बने, है ना। ये भवन अलग से नहीं बनाए गए, बड़ी चट्टान थी, खोखला करते गए, आकृति देते गए। आप जरा देखिए कि कितनी कारीगरी और कितना इंजीनियरिंग वर्क इसमें हुआ है, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा भाई चट्टान है। ऊपर देखो मतलब यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि टूट गया होगा ये हिस्सा, है ना। और ऊपर देखो जैसे चट्टान होती है वैसे ही है ना। एक पूरा चट्टान, हमारे भारत की ऐसी कलाकृति। लोग अपने देश का ब्रिज दिखाते हैं, डैम दिखाते हैं, हम कहते हैं तुम आओ इधर, हमारा एलोरा और अजंता देखो, ठीक है। दक्षिण को पठार के, तराश के, काट के इतनी बढ़िया आकृति बनाई है। और जब इन गुफाओं के अंदर आप जाओगे तो इस तरह की आकृति है। इस गुफा के अंदर आप जब जाओगे तो भैया इस तरह की आकृति है। आप जरा देख लीजिए, क्या ऐसा नहीं लग रहा कि पूरा का पूरा मशीनी कार्य है ना भाई। ऊपर से तो इन्होंने तराशा ही तराशा, अंदर से भी इन्होंने तराशा, ठीक है। गौतम बुद्ध भगवान को समर्पित, जैन भगवान को समर्पित, जैन धर्म को समर्पित और सनातन धर्म को समर्पित, जहां जिन गुफाओं में, अब जैसे आपको देख रहे हैं गौतम बुद्ध की प्रतिमाएं हैं, है ना। उनके कई आपको बता दें अलग अलग अवस्थाओं में उनकी प्रतिमाएं हैं। फिर देखिए बढ़िया कितना ज्यामिति का सहारा लिया गया है और किस प्रकार से आकार दिया गया है, ठीक है। ये सब के सब क्या है, एक चट्टान का ही है। क्लियर है, ये सब ये सब क्या है, एक चट्टान का ही है। तो चलिए सबसे पहले अजंता की गुफाओं का एक बार और अध्ययन करते हैं। अजंता की गुफाओं का एक बार और अध्ययन करते हैं, ठीक है। अजंता गुफाएं, पहली बात तो कहां पे भैया, महाराष्ट्र में। कई बार एग्जाम में घिसा पीटा क्वेश्चन बार बार पूछता है, रिपीटेडली पूछता है कि भैया हमारी अजंता की गुफाएं कहां पे हैं। तो एक केवल याद रखना भूगोल यार, दक्षिण का पठार सबसे ज्यादा विस्तार कहां पे, मध्य प्रदेश, उसमें महाराष्ट्र में, है ना। और वहीं की ये जो क्या बोलते हैं गुफाएं हैं, इनको तराश के आकृति प्रदान की गई है, ठीक है। तो भैया हमारी अजंता एलोरा की गुफाएं कहां पे है, महाराष्ट्र में। और भारत में स्थित है तकरीबन यहाँ पर कितनी, 29 गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं भैया, 29 गुफाएं। 29 गुफाएं नहीं, चट्टान, 29 चट्टानों का तराश के क्या बना दिया, गुफा बना दिया, ठीक है। आज आपको बता दें, अगर आज आप यही काम करोगे ना तो सदियां बीत जाएंगे। पता चला कि आपने पूरा जिंदगी भर उसको तराशा, और जब रहने की बारी आई बूढ़े हो गए। ये चीज है। जैसे मैं आपको बात करूँ, वो क्या नाम, दशरथ मांझी भाई साहब, आपको बता दें ऐसा हिम्मती व्यक्ति, उससे हिम्मत मिलती है मेहनत करने की, कुछ पाने की। वो आपको बता दें लव मैरिज थी उसकी, ठीक है, पता ही होगा आप लोगों को, उसकी लव मैरिज थी। नहीं पता, हम बता रहे हैं, ठीक है। उस समय आर्टिकल 21 का उसने इस्तेमाल नहीं किया, वो कर लिया, ऐसे भी कर लिया, ठीक है। तो आपको बता दें बहुत चाहता था अपनी वाइफ को, लेकिन उनके गांव अति पिछड़ा गांव, पहाड़ हुआ करता था, पहाड़ को पार करके उस पार जाना पड़ता था। अगर खेती करना है तो पहाड़ के उस पार करना है, पानी भी लाना है तो पहाड़ के, आप जानते ही हो पहाड़ में चढ़ना कितना मुश्किल होता है। देवांगना घाटी जब चढ़ते होंगे तो आपको पता लगता होगा, है ना। तो आपको बता दें उसकी जो वाइफ थी वो उसके लिए खाना पानी लेके जा रही थी, और उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और खेत के उस पार वो काम कर रहा था।
अब वो गई वहां पर, चक्कर आ गया और उतने बड़े पहाड़ से नीचे गिर के जो है मृत्यु हो गई, बच्चे की भी मृत्यु हो गई। तब से भाई साहब अब जानते ही हो ना कि अगर अपने प्यार को अगर खो दिया जाए, अपनी प्रेमी को खो दिया जाए, प्रेमी तो कितना आघात होता है ना। आदमी नशे काट लेते हैं, फांसी में चढ़ जाते हैं, पुल से कूद जाते हैं, ठीक है, ट्रेन के आगे आ जाते हैं। तो ये चीज है भाई, ठीक है, ये चीज हुआ। अब उसको इतना आघात पहुंचा कि सारा ये पर्वत अगर नहीं होता तो आज हमारी फगुनिया क्या होती, जिंदा होती कि नहीं होती। भाई साहब इतना हो गया, इतना उसके अंदर इतना मतलब प्रतिघात पहुंचा, जैसे बगुला नहीं होता, सारस है ना, अपने साथी के वियोग में अपनी जान दे देता है, वो भी है ना। तो भाई साहब उसने क्या किया कि उस पहाड़ की औकात उसको दिखा दी। 22 साल लगे उसको उस पहाड़ को तोड़ने में, को बहुत सारी धनराशियां आई पहाड़ को तोड़वाने में, रास्ता बनाने में, पर सब प्रधान के ग्राम सचिव सब खा गए। उसके पास एक पैसा नहीं आया, सारा दिल्ली तक गया पैदल, दिल्ली तक पैदल गया वो, उससे रेलवे ट्रैक को देखते देखते पैदल गया दिल्ली तक, पर कोई सहायता नहीं मिली। प्रधानमंत्री से मिला, कोई सहायता नहीं मिली। पर जब सोच लिया कि भैया जब कहीं से कोई सहायता मिलनी ही नहीं है, ठीक है, तो हम अकेले तोड़ेंगे। तो भाई एक संपल लिया, हथौड़ा लिया, बस वहीं रहता था और उस पूरे पहाड़ को काट काट के 22 साल में इतने ऊंचे पहाड़ को नीचे ला दिया और मस्त एक रास्ता बन गया। ठीक है, ये होता है मेहनत। क्लियर है। तो यहाँ फगुनिया हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस की पोस्ट है, सले पहाड़ जो है सलेबस है, और हमारा ध्यान, हमारा एकाग्र होना, ये हमारा सब्बल और हथौड़ा। क्लियर है, आया समझ में। ये पहाड़ जैसे सलेबस की औकात हमें बतानी है और नीचे लानी है उसको। ठीक है, चलिए और बढ़ते हैं। तो चट्टानों को काटकर बना बौद्ध स्मारक गुफाएं जो 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं, 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। यहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रण एवं शिल्पकारी के उत्कृष्ट नमूने मिलते हैं। शिल्पकारी देखो, ये लग रहा है ना, ये पिलर, ये ऐसा पिलर है ना, ऐसा लग रहा है ना कि मशीन से लाइट खड़ा करके, ना भैया ना, ये पूरी आकृति ऊपर देखिए, भवन, ऊपर भवन को देखो कैसे बनाई, ये पूरी आकृति शिल्पकारों ने तराश करके बनाई है। क्लियर है, देख लीजिए। उस जमाने, आज से लगभग 1500 से 2000 साल पहले का इंजीनियरिंग का नमूना। ठीक है, ताजमहल तो फिर भी आज से कम 500 साल पहले बना है। ठीक है, इसको देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। इनके साथ ही सजीव चित्रण भी मिलते हैं। यह गुफाएं अजंता नामक गांव के सन्निकट ही स्थित हैं, जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में, इसे देखा भैया, औरंगाबाद। और अजंता गुफाओं को सन 1983 में यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया। भैया ये इतनी खूबसूरत है कि, और आपको बताया जाए कि विश्व धरोहर में इसको शामिल किया गया 1983 में। क्यों? अरे भैया इसको नुकसान नहीं पहुंचाना, ये बड़ा अच्छा लग रहा है, उस जमाने की याद दिला रहा है। एक काम करो, इसकी देख रेख करेगी कौन? यूनेस्को। कौन? यूनेस्को। क्लियर है, आया समझ में आप लोगों को? चलिए तो आगे और देखिए नमूना दिख रहा है आपको, है? इस प्रकार चट्टान देखो कैसे आकृति दी है, चट्टानों को देखो कैसे आकृति है। वॉल्टर नाम देख लीजिए भाई, क्या है? वॉल्टर एम स्पिंक एक अजंता विशेषज्ञ के अनुसार महायान गुफाएं, तो पहली बात, महायान किससे संबंधित है? महायान, हीनयान और महायान याद करो। बौद्ध धर्म ना 462 से 480 ईस्वी के बीच निर्मित हुई थी, और महायान चरण की गुफाएं संख्या 1, 2, 3, ये जितनी गुफाएं लिखी है सब किससे संबंधित है भाई? महायान से, यानी गौतम बुद्ध भगवान से समर्पित हैं। क्लियर है। इस प्रकार से देखिए गुफाएं हैं, इस प्रकार से गुफाओं को काटा गया था। और आपको बता दें, ये पूरा का पूरा पहाड़ ऐसा नहीं है कि इसे पहले पिलर बना दिए फिर पहाड़ लगा दिए, पूरा पहाड़ ही था, इसको क्या कर दिया? तराश दिया। और देखो यहाँ पे क्या गलियारा बना दिया और अंदर इसके गुफाएं बना दी। ठीक है, अब इतनी सारी गुफाएं बन गई हैं कि उनको नामकरण कर दिया। आगे देखते हैं, महायान और हीनयान चरण में दो चैत्य ग्रह मिले थे, जो गुफा संख्या 9 और 10 में थे। देखो भैया, चैत्य मैंने बताया था कि विहार और चैत्य में क्या अंतर होता है? विहार और चैत्य में अंतर होता है कि जो विहार होता है वहां रहते हैं, जो चैत्य होता है वहां पूजा करते हैं। आए समझ में? देखो क्या बोल रहा है, महायान हीनयान चरण में 2 चैत्य ग्रह मिले थे, जो गुफा नंबर 9 और क्या थे? 10 में थे। इस चरण की गुफा संख्या 12 और 13 और 15 क्या थे भाई? विहार। इतना डीप भी पढ़ो आप। ठीक है, 15, 12, 13 और 15 ये क्या है भाई? विहार। महायान चरण में 3 चैत्य ग्रह थे, जो संख्या 19, 26 और 29 में थे।
ठीक है। अपने आरंभ से ही अंतिम गुफा अनावासित थी और अन्य सभी मिली गुफाएं 1 से 3, 5 से 8, 11 से 11, 14, 18, 20 से 25, 27, 28 क्या थे भाई? बिहार। ठीक है, आज समझ में। थोड़ा सा मैं आपको कहूँगा कि इतना भी डीप आप लोग पढ़िए, क्योंकि यूपी पुलिस का भाई संग्राम है। कौन सी गुफा नंबर कौन सा विहार है, कौन सी गुफा नंबर कौन सी चैत्य है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो ये यहाँ पर है। नौकरी लगने के बाद जो है जरूर घूम के आइएगा, आपको याद आ जाएंगे, यही दिन याद आएंगे जब आप जो है घूमने जाओगे। क्लियर है? चलिए अब जरा यहाँ भी देख लो, देखो जरा, ये देख रहे हैं आप, ये जो काला हो गया है ना, वो धूप में वजह से हो गया है। क्लियर है? पहली बात तो चट्टान जब काटते हैं तो चमकीली होती है, अब मौसम के चरण की वजह से और मौसम में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसकी वजह से ये कलर हो गया। पर यहाँ पर देखिए आप, यही का नमूना देख लीजिए, ये देखिए ऊपर से भूमि है, इधर चट्टान, और इस चट्टान को तराश के ये बढ़िया कलाकृति बना दी। ठीक है, आए समझ में। गुफाओं का विकास 200 ईसा पूर्व से 600 ईसवी के मध्य हुआ है। ठीक है, ये जो एलोरा अजंता की गुफाएं हैं, इनका विकास कब से होता रहा? किसी एक काल में नहीं बनी है, कई सारे राजा आए अपने हिसाब से बनवाते चले गए, है ना? क्या बोल रहे हैं भाई, जरा बताइए। 200 ईसा पूर्व मतलब ईसा के जन्म से 200 साल भी पहले, और ईसा के जन्म के बाद भी कितना? 650, लगभग कह लो कि 1000 वर्ष तक इनका निर्माण होता रहा है। क्लियर है? आए समझ में। वाकाटक राजाओं, जिनमें हरिसेन एक प्रमुख था, के संरक्षण में अजंता की गुफाएं बौद्ध भिक्षुओं द्वारा उत्कीर्ण की गई थी। बौद्ध भिक्षुओं द्वारा। क्लियर है? आए समझ में। अजंता की गुफाओं की जानकारी चीनी बौद्ध यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान 380-1415 और ह्वेनत्सांग के दौरान कब आया था? 606 से 647 इसमें मिलती है। भाई जानते ही हो कि जो चीनी यात्री आए थे, चीन में कौन सा धर्म अपनाया जाता है? बौद्ध धर्म। चीनी यात्री बौद्ध धर्म में उन्होंने रुचि रखी, अब बौद्ध धर्म के लिए वो हमारे भारत में आते थे और रिसर्च करते थे। तो जहाँ जहाँ बौद्ध के स्थल मिले ना, वहाँ वो लोग गए और वहाँ पर रिसर्च किया। तो यहाँ पर भी आए और अपना ग्रंथ बनाया, और ग्रंथ बनाया तो उनके ग्रंथ से पता लगता है, ठीक है, किसके बारे में? अजंता और एलोरा के बारे में। ठीक है, अब थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, आपको बता दें ये चीजें बची रह गई। ये चीजें बची क्यों रह गई पता है क्या? उस समय जीपीएस नहीं था, उस समय फोटो वाला नहीं सिस्टम नहीं था, जो भी लिखे जाते थे ग्रंथ लिखे जाते थे। और हो सकता है कि ये ग्रंथ जो है मुस्लिम साम्राज्य के हाथ नहीं लगा। और आपको बता दें मुस्लिम साम्राज्य सबसे पहले कहाँ स्थापित हुआ? नॉर्थ में, भारत के उत्तर में। क्यों? क्योंकि बीच में थी विंध्याचल पर्वत श्रेणी, कई सदियों तक तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी को पार ही नहीं किया उन्होंने। ठीक है, अब पार किया, पार करने के बाद मध्य प्रदेश को पार करेंगे तो लो भैया ऊंचा पठार है, अब ऊंचा पठार चढ़ने में दिक्कत, तो आपको बता दें ये बची रह गई। फिर जब अंग्रेजों का काल आया तो भैया अंग्रेजों ने तो इनको संरक्षण दिया, अंग्रेजों ने तो हमारे जितने भी पुरातात्विक स्थल हैं उनको संरक्षण दिया, तो बची रह गई। इसलिए आप ये बढ़िया नमूना देख पा रहे हो। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद देश आजाद हुआ। देश आजाद के बाद जानते हो कि जितने भी पुरातात्विक विभाग की चीजें हैं सब के सब संरक्षित हैं, है ना? तो यहाँ पर हमें देखिए, यहाँ पे हमें ये दो चीजें याद रखनी है। कौन सी? एक तो फाहियान किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त। और एक ह्वेनत्सांग किसके? हर्षवर्धन के शासनकाल में। तो देखो थोड़ा क्रम भी याद रखना है, इतिहास में ना क्रम भी पूछ लेता है। विदेशी यात्री जैसे इब्न बतूता मोरक्को से आया था, है ना, मेगास्थनीज, ठीक है, और जैसे ये ह्वेनत्सांग और ये फाहियान, तो क्रम भी याद रखना है। अब आपसे पूछ रहे भैया फाहियान और ह्वेनत्सांग से इन दोनों में पहले कौन आया था? तो फाहियान होगा ना। फाहियान कब आया भाई? 380 से 415 ईस्वी। और उसके बाद क्या 600 से 647 कौन आया है? ह्वेनत्सांग। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। एलोरा की गुफाओं को थोड़ा सा और जो है नजदीक से पढ़ते हैं। देखिए ये रहा व्यक्ति, ये देखिए पिलर, और वो ऊपर से जंगल झाड़। क्लियर है? देख रहे हैं आकृति? अब तो आप लोगों को जरूर घूमने जाने का मन कर रहा होगा, है ना? हम घुमा देंगे, 5-5 हज़ार रुपए दे दो, पर है हम आपको घुमा देंगे। ठीक है, 5-5 हज़ार रुपए दे दो, तुमको लेके भी जाएंगे, तुमको वापस घुमाएंगे भी और लेके भी आएंगे। क्लियर है? आया समझ में? बाकी भैया तुम सब अपने मत देख, ठीक है, हमने तुमको एक ऑफर दे दिया 5-5 हज़ार। कौन 500 बोल रहा है?
दांडी यात्रा करनी है चित्रकूट से लेके औरंगाबाद तक जो है पद यात्रा है ना, खोज के रहेंगे अजंता। अब खोजने की जरूरत नहीं, पहले से खोज चुका है, ठीक है, सिर्फ देखने जाना है, ये खूबसूरती है। कब तक गणेश बाग, कब तक जो है ये आपका कोठी तालाब घूमते रहोगे, है ना। 5,000 तो सबको घुमा के लेके आएंगे, ठीक है। देखिए आपको बता दें पिलर में कैसे ऊपर की छत को बराबर रखना है, वो भी उनको आता था। आप देखिए व्यक्ति यहां पर भी, व्यक्ति यहां पर भी है ना। इसका मतलब ये यहां पर खोखलापन है और ऊपर उन्होंने ऊपर भी खोखला किया होगा तो बीच में एक छत निकल आई होगी। और छत को कैसे संभालना है, पिलर कैसे लगाने हैं, उनका भी अच्छा खासा ज्ञान था। यानी आप बोल सकते हैं कि चित्रकारी का, शिल्पकारी का उस समय बेहतरीन ज्ञान था। क्लियर है। चलिए थोड़ा और पढ़ते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। भैया एलोरा कहां पे अवस्थित है? ये गुफाएं महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वतमाला। सह्याद्री पर्वतमाला का मतलब होता है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट के जितने भी पर्वत है, अब पश्चिमी घाट में पर्वत तो कम पठार ज्यादा है, थोड़ा सा ऊंचा हो गया, पर्वत कह दिया हमने। क्लियर है। आए समझ में, छोटे मोटे बड़े पर्वत आपको याद होने चाहिए। तो सह्याद्री पर्वतमाला में अजंता की गुफाओं से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है, ठीक है। कौन सी गुफाएं? एलोरा की गुफाएं। अजंता की गुफाएं पढ़ लिए ना, बस हो गया, उससे ज्यादा नहीं आएगा। अब किसकी गुफाएं हैं? एलोरा। अजंता एलोरा दोनों महाराष्ट्र में। थोड़ा सा ये पॉइंट पढ़ने लायक है। ये गुफाएं महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वतमाला में अजंता की गुफाओं से 100 किलोमीटर दूर। भैया 6,000 रुपए लगेगा, क्योंकि अजंता जाएंगे उसके बाद 100 किलोमीटर दूर एलोरा भी तो जाएंगे, ठीक है। पहले बता रहे 6,000, ठीक है, आपको बता दे रहे हैं ना भैया। ये तो हमने देखा नहीं था कि 100 किलोमीटर दूर एलोरा भी है। गुफाओं की संख्या, एलोरा में गुफाओं की संख्या कितनी है भाई? 34 गुफाओं का एक समूह है जिसमें 17 ब्राह्मण, 12 बौद्ध और 5 कैंप। ये पॉइंट टू बी नोटेड, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि एलोरा में जितनी गुफाएं पाई गई हैं उस गुफा में कितना किसको समर्पित है, ठीक है। ये आया है एग्जाम में, आपको ये पता होना चाहिए किसको कितना समर्पित है। गुफाओं की संख्या यहाँ 34 गुफाएं पाई गई हैं, जिसमें से 17 गुफाएं ब्राह्मण यानी सनातन हिंदू धर्म और 12 कितना बौद्ध और 5 क्या जैन धर्म से संबंधित है। यही तो आंकड़े पूछता है, लिखिए इसको बराबर, ठीक है। और नहीं लिख सकते हैं सुनना कोई बात नहीं, सुनिए, ये आपको हम दे देंगे, ठीक है, पीडीएफ आपको दे देंगे बेहतरीन तरीके से। क्लियर है। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत किसी छात्र को समझने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना? चलिए बहुत बढ़िया। आप जरा बॉयज एंड गर्ल्स फिर से एक बार इसको पढ़िए, इसको फिर से पढ़िए, ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो सह्याद्री पर्वतमाला में है महाराष्ट्र में, और यहाँ पर टोटल 34 संख्याएं हैं, जिसमें से 17 किसको है? ब्राह्मण को है, 12 बौद्ध को है, 5 किसको है? जैन धर्म को। यानी ये तीनों धर्मों का समावेश है। यहाँ पर अगर पूछ लिया जाए कि भैया तीनों धर्मों की कलाकृतियां या शिल्पकारी या मूर्तियां या गुफाएं कहाँ पाई जाती हैं? एलोरा की गुफाएं। क्लियर है। चलिए आओ थोड़ा देख लेते हैं इनका कब कब विकास हुआ है, ठीक है, कब कब विकास हुआ है। जरा देखिए, ये देखिए, ये भी एक है, ये देखिए, दिख रहा है साफ साफ। ये ऊपर जो है क्या है और कैसे इसको नीचे काटा गया है और यहीं पर एक मंदिर बनाया गया है ना। और आप देख रहे हैं कि ये मंदिर गहराई में बना है और ऊपर देखिए पूरा प्लेन एरिया है ना, ये पठार है। क्लियर है। इन गुफाओं के समूह को 5वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य विदर्भ, कहां भैया? विदर्भ, कर्नाटक और तमिलनाडु के विभिन्न शिल्पी संघों द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये गुफाओं का विकास कब भैया? 5वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य। कहां के शिल्पकारों ने? विदर्भ, कर्नाटका और तमिलनाडु के शिल्पकारों ने इसको बनाया है। क्लियर है। आया समझ में, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, इनकी शुरुआत राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा की गई थी। किसने की जाते भाई? राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा की गई थी। और ये गुफाएं विषय और स्थापत्य शैली रूप में प्राकृतिक विविधता को दर्शाती है। क्लियर है। ऐसे नहीं हमें हमारे भारत को बोला जाता है विश्व गुरु, ठीक है। हमारा भारत हर चीज में आगे था। हमारे भारत में अगर आक्रमण ना हुए होते तो मुझे लगता है कि जिस तेजी से हमारा भारत बढ़ रहा था, आज हमारे भारत को कोई छू ही नहीं पाता। पहली बात तो अभी आप ही जरा बताइए, मैं एक बहुत बहुत अच्छा उदाहरण देता हूं, ठीक है। ये चित्रकूट अगर दिल्ली होती, समझिएगा, अगर चित्रकूट दिल्ली होती है ना, तो मुझे लगता है कि और भयंकर तरीके से तैयारी हो रही होती, है ना। सारे संसाधन होते,
अब देखिए हमारे पास जो संसाधन है उस संसाधन से हम आपको तैयारी कराने की कोशिश कर रहे हैं, पर अगर आपके पास सारे संसाधन होते, कोई रुकावट नहीं आती, तो मुझे लगता है कि आधे से ज्यादा छात्र हमारे अभी नौकरी ले लिए होते। हम चित्रकूट क्षेत्र में रहते हैं जहां पर हमें दिल और दिमाग दोनों से काम करना पड़ता है, हमें जो है परिवार को भी देखना पड़ता है और हमें अपनी तैयारी भी करनी पड़ती है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, अगर ये चित्रकूट दिल्ली होता या इलाहाबाद होता, यहाँ पे होता, तो आपको बता दें बहुत सारे लोग प्राइवेट नौकरी कर रहे होते और मजे से कर रहे होते और आराम से कर रहे होते बिना कोई दुख के। अब चित्रकूट में रह रहे हैं, कोई प्राइवेट नौकरी भी नहीं कर सकते, क्या करें भाई, कोई फैक्ट्री भी तो नहीं है यहाँ पे, कोई इंडस्ट्री भी तो नहीं है यहाँ पे, कोई IT कंपनी भी तो नहीं है यहाँ पे, है ना, कोई कारखाना भी तो नहीं है यहाँ पे, ये चीज़ है। इसीलिए हम सब लोग क्या है, हर जगह से झगड़े हुए हैं और जितना हमारे पास है संसाधन, उसी संसाधन में हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और अपने आप को समृद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सही बताऊं, अगर आपको जो है बेहतरीन लाइब्रेरी सिस्टम, बेहतरीन किताबें और थोड़ा सा घर से छूट और ज़्यादा मिली होती है ना, तो आपको बता दें बहुत सारे लोग अभी निकल गए होते, है ना। तो हमारा भारत में जब हजारों साल, 2000 साल तक जब हमारा देश गुलाम रहा, तो अब यूँ समझिए कि एक अच्छा खासा शिल्पकार है और उसके हाथों क्या कर दिया, बांध दिया। तो शिल्पकार अगर है और उसके हाथों को बांध दिया तो क्या शिल्पकारी करेगा, है ना। तो जब भारत है जो इतना उत्तम देश है, जिसमें ज्ञान है, विज्ञान है, ठीक है, अब उसके ज्ञान और विज्ञान को अगर दबा दिया तो ये बताइए क्या उन्नत करेगा। अब मैं आपको बता दूं, नालंदा विश्वविद्यालय इतनी लाखों किताबें थी, अगर वो किताबें आज के हमारे साइंटिस्टों के हाथ लग जाती तो मुझे लगता है भारत और उन्नत होता कि नहीं होता, विज्ञान में आगे होता और जड़ी बूटियों में आगे होता, आयुर्वेद में आगे होता, पता नहीं कितने प्रकार की बीमारी ठीक कर देता हमारा भारत, जबकि आज भी कर ही रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं। यूनेस्को स्थल, ठीक है, यूनेस्को स्थल, इन गुफाओं को वर्ष 1983 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया। एलोरा की गुफाओं के मंदिरों, ध्यान दीजिएगा, एलोरा की गुफाओं के मंदिरों में सबसे उल्लेखनीय क्या है भैया, कैलासा, ठीक है। कैलाशनाथ गुफा संख्या कौन सी, 16, पॉइंट टू बी नोटेड, पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। एलोरा की गुफा नंबर 16 किसको समर्पित है, कैलाश, हिमालय पर्वत, उत्तराखंड के हिमालय पर्वत कैलाश को समर्पित है, जिसका नाम हिमालय के कैलाश पर्वत हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव का निवास स्थान के नाम पर रखा गया है। एलोरा की बौद्ध, ब्राह्मण, जैन गुफाएं मध्य भारत में पैठण से उज्जैन जाने वाले व्यापारिक मार्ग पर बनाई गई है। क्लियर है, पैठण महाराष्ट्र, उज्जैन मध्य प्रदेश, इसके मध्य के रास्ते में ये है, ठीक है, इधर दीजिएगा। एलोरा की बौद्ध, ब्राह्मण और जैन गुफाओं के मध्य भारत में पैठण से उज्जैन जाने वाले व्यापारी मार्ग पर बनाई गई है, ठीक है, आए समझ में। चलिए और थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ लेते हैं और क्लियरिटी कर लेते हैं। ये PDF हम आपको दे देंगे। ये क्या है, सह्याद्री। हमारी एलोरा जनता की गुफाएं कौन से पर्वतमाला में है, सह्याद्री। और सह्याद्री का मतलब होता है पश्चिमी घाट। और हमारे भूगोल की दृष्टि से देखा जाए तो पूरे भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता कहां पाई जाती है, पश्चिमी घाट में सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है पश्चिमी। जैव विविधता का मतलब जैव मतलब जीवित, विविधता का मतलब अलग अलग प्रकार के वन, अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु, कीट, ये सब इनको बोला जाता है जैव विविधता। अब ये बताइए, सदाबहार हरे भरे वन पाए जाते हैं, तो सदाबहार हरे भरे वन पाए जाते हैं तो सीधी सी बात है अलग अलग जैव विविधता भी तो होगी, ठीक है। अब अभी मैं आपसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। अब ये ओम प्लाजा है, ये इतना छोटा सा ओम प्लाजा है, ठीक है। यहाँ 5-6 दुकानें तो श्रृंगार पैलेस की है। श्रृंगार पैलेस वही ये नाखूनी और ये सब है ना, टिकली बंदी। तो आगे सुनो, 2-3 क्या है, जूते की दुकान है, ठीक है। और आपको बता दें 3-4 कपड़े की दुकान है, बस यही है। हाँ वही हम बोलती है, वो आ गया सब टिकली बिंदी में आ गया, ठीक है। आगे देखिएगा, मेरी बात सुनिए, यही अगर दिल्ली में होता तो जैव विविधता ज्यादा होती। क्यों, जनता ज्यादा है तो विविधता ज्यादा है, बिजनेस ज्यादा है, ठीक है। आपको बता दें, हो सकता है कई स्कूल कॉलेजेस भी चल रहे होते, है ना, कई कंप्यूटर की दुकानें होती, मोबाइल की दुकानें होती है। अब हमारा जो चित्रकूट तो एक वीरान क्षेत्र है, विविधता है ही नहीं। ये जो हमारा पश्चिमी घाट है, इसमें इतनी भयंकर विविधता है, हर प्रकार के जीव, प्राणी, कीट मकौड़े, और आपको बता दें हर प्रकार के जंतु, जंगलों में बढ़िया अपनी कोचिंग लेते होंगे, ठीक है, हर एक प्रकार की, इसी को बोलते हैं जैव विविधता, ठीक है। अब आप ये बताइए, जैसे हमारी ये कोचिंग है,
अभी हम आपको सी प्रकार के सी ए डी और सी और बी प्रकार के एग्जाम की तैयारी कराते हैं। मान लो कोचिंग हमारी विकसित हो गई, हम IAS, PCS, दरोगा, वन दरोगा, फॉरेस्ट गार्ड और यहाँ तक कि आपको प्राइवेट नौकरियाँ भी करवाएं। प्राइवेट नौकरी भी, आओ प्राइवेट नौकरी तुमको करवाते हैं, ठीक है। तो हो गया ना जय विविधता, हो गया कि नहीं हो गया? चलिए बहुत बढ़िया। तो थोड़ा सा सह्याद्री पर्वत के बारे में देख लेते हैं। सह्याद्री पर्वत है हमारा पश्चिमी घाट, देखिए कितना सुंदर नजारा है। पूरे के पूरे जो पर्वत है वो इस प्रकार से सदाबहार हरे भरे वनो ढके रहते हैं। आप सतना मार्ग गए होंगे ना, सतना मार्ग, तो सतना मार्ग में देखा होगा जो पहाड़ है भाई साहब कितने पेड़ों से ढके हुए हैं, है ना। तो इस प्रकार से हमें दक्षिणी भाग में देखने को मिलता है, पश्चिमी घाट में देखने को मिलता है। फिर आप देखिए कहीं से बीच से नदी का स्रोत तो झरना भी गिर रहा है, देख रहे हैं, है ना। चलिए सह्याद्री पर्वतमाला पढ़ते हैं। पश्चिमी घाट को स्थानीय रूप से महाराष्ट्र में क्या बोला जाता है? सह्याद्री। यहां पर एग्जाम में आया है कि भैया दक्षिण के पश्चिमी घाट के पर्वतों को क्या बोला जाता है, तो उत्तर क्या होगा? सह्याद्री पर्वतमाला। और ये महाराष्ट्र से कहा था कि भैया तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ी और केरल की अन्नाईमुडी पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी, इलायची ज्यादा होती है यहाँ पे, है ना, के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट पहाड़ियों की उत्तर दक्षिण श्रृंखला जो दक्कन के पठारी क्षेत्र के पश्चिम सिरे को चिन्हित करती है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तुलना में ऊंचाई में अधिक है। अरे बिल्कुल यार, ऊंचाई में अधिक है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारी अधिकतर नदियां किस तरह बहती हैं। हमारी अधिकतर नदियां भैया पूर्वी घाट में बैठती है ना, तो पूर्वी घाट में पानी तो उधर ही जाता है ना जहां पर ढलान हो। तो इसका मतलब हमारे भारत का प्रायद्वीप हिस्सा ऐसे है, तभी तो जा रही है। तो ये पश्चिमी, ये पूर्वी, इसका मतलब हमारा जो पश्चिमी हिस्सा है वो क्या है? ऊंचा है। और ढाल किस तरफ है? दक्षिण पूर्व। ढाल किस तरफ भैया? दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व की तरफ हमारा क्या है? ढाल है। क्लियर है? आए समझ में? अब जरा देखिए, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तुलना में ऊंचाई में अधिक निरंतरता को बनाए हुए हैं और उत्तर से दक्षिण तक इसकी औसत ऊंचाई लगभग कितनी है भैया? देखो, उत्तर से दक्षिण तक यानी महाराष्ट्र से लेके कहां तक? महाराष्ट्र से लेकर तमिलनाडु तक इसकी औसत ऊंचाई कितनी है भैया? 1500 मीटर। अन्नाईमुडी की ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर। प्रायद्वीप पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नाईमुडी। कहां पे है? केरल में है। कहां पे है? केरल में। अब केरल में तो भैया इतने उत्तम क्वालिटी के मसाले होते हैं कि आप चले जाओ भाई साहब, आप गुलाम हो जाओगे मसालों के, है ना। और उन्हीं मसालों ने हमें गुलाम करके रखा, है ना। शुरुआत वहीं से हुई थी, याद है, पुर्तगाल, है ना भाई। अरब के लोग तो फिर भी उन्होंने इतना ज्यादा गुलाम बना के नहीं रखा जितना ज्यादा अंग्रेजों ने बना के रखा। ठीक है, कहानी तो आप लोगों को पता ही है। आगे इसके बाद नीलगिरी पहाड़ी पर दोदा बेटा 2637 मीटर। ठीक है, अधिकांश प्रायद्वीप नदियां जैसे कृष्णा, कावेरी पश्चिमी घाट से होते हुए कहां बहती हैं? पूर्वी घाट में। हमारे भारत की जो प्लेट है ना, जब वो आगे टकराई थी तो पीछे से उठी और आगे का हिस्सा क्या हुआ? धंसा। और आगे की तरफ धंसने की वजह से हमारी बहुत सारी नदियां जो पश्चिम में बहती थी अब वो कैसे बहने लगी? पूर्व में, है ना। सीधी सी बात है, अगर आगे गाड़ी टकराएगी तो आगे गाड़ी के आगे वाला हिस्सा धंसेगा, पीछे वाला क्या होगा? उठेगा। तो सेम हमारे भारत की प्लेट के साथ हुआ। हमारी भारत की प्लेट जब आगे टकराई तो आगे वाला हिस्सा धंसा और पीछे वाला क्या हुआ? उठा। नदियों ने क्या करा? रुख मोड़ा। ठीक है, आपको पता है ना ब्रह्मपुत्र नदी पहले कहां पे गिरती थी? कैस्पियन सागर। ब्रह्मपुत्र नदी पहले कैस्पियन सागर में गिरती थी। कैस्पियन सागर मतलब भारत के एकदम पश्चिम में चले जाओ, वो उधर ईरान के पास, रूस के पास, है ना, वहां पे गिरती थी क्या? हमारी इंडो ब्रह्मा नदी, इंडो ब्रह्म यानी ब्रह्मपुत्र नदी। फिर जब भारत टकराया, भारत टकराने के बाद हिमालय पर्वत बना, हिमालय पर्वत के बाद भारत का ढाल इधर हुआ, तो उसने धीरे धीरे अपना रास्ता चेंज कर लिया और अब वो बहती है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, चलिए ये हमारा टॉपिक आज का कंप्लीट हुआ। कल के लेक्चर में और हम अपनी गुफाएं लेके आएंगे और उसको पढ़ेंगे और देखेंगे। ठीक है, ये PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप लोगों का 20 मिनट का लक्ष्य और इसके बाद फिर करंट अफेयर की क्लासेस चलेंगी आपकी।